अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और आज हम नम्स 2022 का फ़िज़िक्स का जो सेगमेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज़ कॉल्ड। सिंपली एक डेफिनेशन है बच्चों। और एक साइकिल में जो गैप जो डिस्टेंस कोई वेव ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। आंसर इज बीटा। Question number 2. If the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 1 second, then the period of 16 meter will be। जो सस्पेंडेड mass है वो 16 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा। आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ मैस। तो 16 का स्केयर रूट लेंगे 4 बनेगा जो टाइम पीरियड है नया। अगर मैस 16 टाइम्स हो गया है तो टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा। अब जो पहला टाइम पीरियड था वो 1 सेकेंड था, तो उसे बस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नया टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स बन जाएगा। आंसर इज डेल्टा। Question number 3. Loudness of sound is directly proportional to loudness। जो है वो इंटेंसिटी और डेसिबल्स में जो मैयर की जाती है। आंसर इज अल्फा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउड साउंड है मोर इंटेंस है, फेंट साउंड है लेस इंटेंसिटी है। प्रॉपरली डेसिबल्स इंटेंसिटी लेवल्स में आते हैं। Question number 4. The increase in speed of sound in air for each degree rise above 0 Celsius is। डेल्टा आंसर है। पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन भी है टेक्स्ट की। फार्मूला आपके सामने है। फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन सी दैट कि एट सम सर्टेन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी। वी टी हम जानना चाहते हैं, तो वी नॉट तो 332 हो गई। अब उसमें जो टी है ये कोई भी टेम्परेचर होगा, और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 10 सेल्सियस पे स्पीड की वैल्यू क्या बन गई, 5 सेल्सियस पे स्पीड की वैल्यू क्या बन गई। और यहाँ से इसी फार्मूला से हम ये भी देख रहे हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है टेम्परेचर, तो जो स्पीड होगी वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी, या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। Answer is delta. Question number 5. The first law of thermodynamics is an application of law of conservation of energy। डेल्टा आंसर है बच्चों, फॉर्मूला भी आपके सामने है। अब ये क्यों है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन? बिकॉज with the help of this formula we can see that Q, और Q पॉजिटिव में ना, इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप Q देख रहे हैं ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हीट का मतलब है हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जो हीट हमने सिस्टम को प्रोवाइड की वो कहाँ चली गई, उस वो किन कामों में इस्तेमाल हो गई। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन की हमें ये बता रही है कि जो हीट आई थी सिस्टम में उसके बदले में कुछ सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है यानी टेम्परेचर में चेंज आया, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो एनर्जी हमने सिस्टम को प्रोवाइड की थी वो इन दो कामों में खर्च हो गई। सो ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सिंपल डेफिनेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला बच्चों अल्फा में लिखा है। आप बुक में पढ़ते हैं हाफ सी वी स्केयर बी, हाफ क्यू वी बी, हाफ क्यू स्केयर ओवर सी बी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की टर्म्स में भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कंसर्न था जिस तरह के, उसमें अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज एफ ओवर क्यू। आंसर इज चार्ली। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है। वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 9। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन इसमें से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है? अच्छा, एक तो और बात सीखना बच्चों। स्टोर मीन्स पोटेंशियल। जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है।
किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वट एवर, न्यूक्लियर की कैटेगरी में भी आ जाएगा। जो भी स्टोर्ड फॉर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन स्टोर करेगा? कैपेसिटर स्टोर करेगा। और मैग्नेटिक को देखेंगे तो वो इंडक्टर स्टोर करता। अभी हमारा आंसर अल्फा है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। Question number 10. The magnitude of current in metals is proportional to the applied potential difference as long as temperature is constant. ये लॉ किस लॉ की स्टेटमेंट है? ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है सिंपली, सब बच्चे जानते हैं बेहतर। Question number 11. The resistance of pure metal in case increases with। अब प्योर मेटल्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है मेटल्स का, अल्फा जिसे हम बोलते हैं। तो बढ़ानी है हमने रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो आंसर इज अल्फा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रेशर से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर वेरीज। कैसे चेंज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द करंट कैरिंग वायर? बच्चों इसको देखें, इस डायग्राम को। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर से बनती है उसका बिहेवियर अप्रोक्सीमेटली वही है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है। पहले आप जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जहन में लाएं। सरफेस ऑफ अर्थ पर जी मैक्सिमम होता है, सेंटर में मिड ऑफ अर्थ पे ज़ीरो होता है। सरफेस से अगर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चलते जाएं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, और अगर सरफेस से हाइट पे जाते जाएं, दूर जाते जाएं, तो जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। बिल्कुल वही बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मिड ऑफ द कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, सरफेस पर मैक्सिमम है, सरफेस से दूर जाएं तब भी कम होगी, और सरफेस से सेंटर की तरफ जाएं तब भी कम होगी। और किस रिलेशन से कम होगी? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जितना रेडियस बाकी रह जाएगा सेंटर से गैप उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में आएगी। और अगर आउटसाइड द वायर देखें देन अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, वो आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं, बी और आर का इन्वर्स रिलेशन बनता है आउटसाइड, इनसाइड डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इसी वजह से तो मिड पर ज़ीरो भी हो जाती है। उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको डायग्राम में दिया हुआ है। सो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर फॉर इनसाइड। Answer is delta. Question number 13. Magnetic flux is maximum flux when angle between magnetic field and area vector is what? बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो बी ए कॉस थीटा आता है। इसमें थीटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में होता है, सरफेस एरिया में नहीं होता। अब सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर का फर्क जो है उसको देखना बच्चों। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस एरिया है, इसकी कुछ लेंथ है कुछ विड्थ है। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यही सरफेस एरिया है, मगर उसकी डायरेक्शन इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू एरिया वेक्टर हैं तो उस वक्त वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू सरफेस एरिया है उस वक्त वो एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होती है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी? अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे, या अगर सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। तो हमसे एरिया वेक्टर पूछा गया, उसे पैरेलल होना चाहिए। यहाँ जो थीटा आता है ये एरिया वेक्टर के साथ से एंगल आता है, अल्फा ऑप्शन। 14. Lenz law is based upon law of conservation of energy. Information है। Question 15. In Fleming's right hand rule the thumb indicates। देखिए आप लोग जो पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं मोस्टली बच्चे इस रीजन में, तो बुक में आपने राइट हैंड रूल पढ़ा है, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है। बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ते हैं। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो कन्वेंशनल चार्जेस के लिए और कन्वेंशनल करंट के लिए है। जो फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए है, मगर है जिसमें भी कोई नहीं है। एफ बी आई, तो जो थंब होता है ये फोर्स को इंडिकेट करता है। ये डायग्राम आपके सामने आ गई है। ये राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। मोस्टली आप लोग फेमिलियर होंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। वो कन्वेंशनल चार्जेस पर, कन्वेंशनल करंट पर लगता है। राइट हैंड भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक पर लग जाता है। Answer is alpha. Question 16. Transformer works on the principle of म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन है प्राइमरी में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाइड करंट की वजह से जनरेट हुई थी वो फ्लक्स आयरन कोर के थ्रू सेकेंडरी में से गुजरती है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 17. A device that converts AC into DC is called, actually that is called a rectifier। तो डायोड बिहेव्स लाइक अ रेक्टिफायर, मगर जो स्टेटमेंट है उसकी उसका आंसर है एक्चुअली रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर नहीं लिखा हुआ ऑप्शंस में, तो इसलिए हमारा आंसर है डायोड। आप बेहतर जानते हैं, हम भी बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हमें करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना होता, हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। तो अब इसके करेक्ट में तो रेक्टिफायर होना चाहिए था, नहीं है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। डायोड बिहेव्स लाइक अ रेक्टिफायर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 18. द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, प्रोसेस की बात पूछी है, दैट इज रेक्टिफिकेशन। बीटा 19. वन ग्रे इज इक्वल टू, अब ग्रे यूनिट है एब्जॉर्ब डोज का, और एब्जॉर्ब डोज का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर मास। तो ग्रे किसके इक्वल बन जाएगा, जाउल पर केजी के इक्वल बन जाएगा। ये इसका एसआई यूनिट है। बाकी ड्राइव में रैड भी होता है, रैड स्टैंड्स फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, और वन ग्रे के अंदर 100 रैड होते हैं। Question number 20. A 32 gram radioactive element decays and remains 2 gram after 60 days. What is the half life of radioactive element? बच्चों, जो बाकी रह गया है वो 2 ग्राम है, जो इनिशियल था वो 32 ग्राम था। हमने रेशो लेनी है, उस रेशो में 2 ग्राम न्यूमिनेटर बनाना है और 32 ग्राम डिनोमिनेटर बनाना है। मतलब रेशो बन गई 2/32। पहली लाइन देख सकते हैं, रिमेनिंग फ्रैक्शन है 2/32, 1/16। तो रिमेनिंग सैंपल जो बचा वो बचा 1/16। अब 16 को सोचना है 2 की किस पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो रिमेनिंग सैंपल होता है या डिकेड सैंपल की रेशो होती है, फ्रैक्शन होती है, इसमें मस्ट डिनोमिनेटर 2 की कोई ना कोई पावर होगा। तो 16 को सोचना है 2 की कौन सी पावर है, ये 2 की पावर 4 है। इट मीन्स 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। कितने ड्यूरेशन में, 60 डेज में। अब बच्चों 60 डेज में अगर 4 हाफ लाइफ गुजर गई हैं तो एक हाफ लाइफ कितनी देर की हुई, 60/4। आंसर इज 15 डेज। ऑप्शन इज डेल्टा। 21. An elastic collision is the one in which, सिंपल डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। मोमेंटम तो हमेशा ही रहता है, चाहे इलास्टिक को लेन हो चाहे इन इलास्टिक को लेन हो, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व है। इशू सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है, आइडियल केस होता है। अल्फा आंसर है। बच्चों, इलास्टिक कोलेजन कहा जाए या परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन कहा जाए एक ही मतलब होता है, लेकिन इन इलास्टिक कहा जाए और परफेक्टली इन इलास्टिक कहा जाए इसका मुख्तलिफ मतलब होता है। वो ज़्यादा डिटेल इरेलीवेंट ना हो जाए, वो फिर मैं किसी वक्त। 22. The time rate of change of velocity is called acceleration. Formula answer is beta. 23. In projectile motion, the range of projectile will be maximum at an angle of 45 degree beta. अब अगर ऑप्शंस में 45 ना होता तो फिर जो नियरेस्ट टू 45 होता वो हम आंसर बनाते। फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, और ये डायग्राम भी देखें। अगर हम 45 डिग्री पर लॉन्च करते हैं तो रेंज मैक्सिमम होती है। अगर 45 से एंगल बढ़ाते हैं तो हाइट तो बढ़ती जाएगी, रेंज वापस कम होना शुरू हो जाती है। और इसमें एक और बात भी सीखिएगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट, हर वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनता होगा उन एंगल्स पर रेंज सेम आएगी। हाइट्स डिफरेंट होंगी, रेंज सेम आएगी। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, हाइट्स डिफरेंट हैं, रेंज सेम।
और सिर्फ 30-60 नहीं है बात, हर वो दो एंगल जिनका सम 90 बनता हो, लाइक 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, तो 10 और 80 पर भी रेंज सेम आएगी, 20 एंड 70 पर सेम आएगी, एंड सो ऑन। आंसर इज 45। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत ढूंढना है कौन सा है। एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में है, डेफिनेशन बेस्ड है क्लास। एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ये बात गलत है, तो गलत ढूंढना था, हमारा आंसर है डेल्टा। कैंसिल एक्चुअली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कैंसिल? क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। अगर हमने दीवार को हिट किया है तो एक फोर्स दीवार पे लग रही है और एक हमारे हाथ पे लग रही है, ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं। अगर तो सेम बॉडीज पर लगती फिर तो कैंसिल कर सकती थी एक दूसरे को, लेकिन ये डिफरेंट बॉडीज पर लगती है इसलिए कैंसिल नहीं कर सकती। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। Question 25, two buses moving at 100 km per hour and 80 km per hour respectively cross each other while moving in opposite directions. Opposite directions. Relative velocity add हो जाएगी. Which of the following, velocity of one bus relative to other bus is add हो जाएगा. फॉर्मूला आपके सामने आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करने से आती है, लेकिन अगर तो दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही होती फिर तो वी एक भी पॉजिटिव था, वी बी भी पॉजिटिव था। लेकिन जब ऑपोजिट चलते हैं तो एक्चुअली कोई एक गाड़ी की वेलोसिटी हमें नेगेटिव लेना पड़ती है जो रेफरेंस ना हो, इस तरह से ऐड हो जाता है। तो सिंपली अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ऐड होकर आंसर इज डेल्टा। सिंपली ऐड कर देना। 26, which of the following pair of angles have the same range of for a projectile? अभी अब एक पिछले सवाल में डिटेल डिस्कशन हुई है, वो दो एंगल जिनका सम 90 बनता होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, आंसर इज बीटा। 27, the angle of projection for a projectile for which maximum height and horizontal range are equal, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक न्यूमेरिकल भी है चैप्टर 3 के अंदर। और फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को इक्वल पुट कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में ये है कि जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है वी आई स्क्र साइन टू थीटा, उस साइन टू थीटा को एक्सपेंड करें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा विल बी टेन इनवर्स 4, और सॉल्व करेंगे तो 76 डिग्री अप्रोक्सीमेटली डेल्टा। 28. The explosion of explosive material is application of law of conservation of momentum. Explosives momentum, जितने फ्रैगमेंट्स बने किसी एक्सप्लोजिव के, वो सब सेम, जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था वो भी ज़ीरो है, फाइनल भी ज़ीरो रहेगा। तो जितने फ्रैगमेंट्स हैं ऑपोजिट जा रहे हैं विद द सेम मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है। 1 horsepower information है चार्ली। 30, the product of force and velocity is power, definition, dimensions चेक करके भी आप आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। 31, 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। 32, the amount of work done in moving a body at a certain point in gravitational field to a position of zero potential such that the body is accelerated. I think the body is not accelerated, होना चाहिए था, या मुझसे लिखने में गलती हो गई होगी। तो नॉट एक्सेलरेटेड मतलब बॉडी को इक्विलिब्रियम में चलना चाहिए। तो दैट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल कंसेप्ट के मुताबिक अगर हमने इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड किसी बॉडी को पिक किया और किसी तरह उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवा दिया, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो दिस वर्क डन इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, दैट ज़ीरो मीन्स मैक्सिमम, क्योंकि उसके नीचे नीचे ये नेगेटिव में होती है। 33, if the speed of a body is doubled its kinetic energy will become 4 times, और 4 times हो जाएगी जब उसको
सॉल्व करें तो 2 MV² बन जाएगा। बीटा 34, an electric motor of power 2 horsepower is installed in an industrial unit। तो वाट में कितना बनेगा? अभी 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो आप 746 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज डेल्टा। 1 रेडियन 57.3 डिग्री, चार्ली, सिंपल डेफिनेशन। 36, द मिनिमम required velocity to put a satellite into the orbit escape, ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा। और इसमें एस्केप के लिए तो बाहर भेजना था उसको, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। चार्ली, a rotating wheel completes 12 revolution in 4 seconds, find the average angular velocity in radian per second। तो इसके लिए बच्चों जो अ, हमारे पास है शुरू में मेगा 12 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था 4 सेकेंड, यानी कि हमने किया ओमेगा इज थीटा ओवर टी, और यहाँ से 6 पाई रेडियन पर सेकेंड बन गया, और पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर इज डेल्टा। 38, when an object experiences circular motion, direction of centripetal acceleration हमेशा along the radius towards center, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट, अल्फा। 39, क्रेस्ट ऑफ अ वेव एक्सेल, ये रिपल टैंक का कंसेप्ट है वाटर वेव्स का। तो जो क्रेस्ट होती है वहाँ पर जो रेज अगर लाइट की आती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं, तो दैट बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस, बीटा। 40, the speed of sound in air does not depend upon alpha डेंसिटी, डेंसिटी के साथ तो स्केयर रूट का इन्वर्स रिलेशन होता है। बीटा प्रेशर पर डिपेंडेंस नहीं है, बीटा इसका आंसर है, प्रेशर पर डिपेंडेंस नहीं होती, बीटा। और बाकी टेम्परेचर के साथ स्केयर रूट का डायरेक्ट रिलेशन है। मॉइस्चर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मॉइस्ट एयर का मतलब है उसमें वाटर वेपर्स के कुछ कंसंट्रेशन है, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उतने वाटर वेपर ज़्यादा है। अब वाटर वेपर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होती है, तो जो मॉइस्ट एयर हुई ओवरऑल, उस मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ड्राई एयर की डेंसिटी से कम हो गई, इसलिए मॉइस्ट एयर में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।